Screen is visible. सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम। ओके, हमारा टॉपिक है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ओके, दिस इज अ यूनिट 8, पेपर 1. सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो आपका सिलेबस है उसको डिकोड करते हैं ICT. ICT के अंदर आएगा आपका जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी. जनरल ICT के बारे में बताया जाएगा आपको कि ICT होता क्या है, उससे रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड सारे उसके पार्ट्स, उसका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीजें, उसकी एब्रिविएशन सारी, उससे रिलेटेड जो टर्म्स यूज करते हैं, आईसीटी से रिलेटेड जो भी टर्म्स यूज करते हैं वो सारी आईसीटी के अंदर आएगी. ओके, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, सारे बेसिक जो भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं वो सारी कहाँ से क्या आएगा, आईसीटी फर्स्ट टॉपिक के अंदर. ओके, आईसीटी जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, इसके अंदर जनरेशंस भी आएंगी. और नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इसमें इंटरनेट के बारे में कि आप कैसे अपनी डिवाइसेस को जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो कैसे कनेक्ट कर सकते हो, किस वे से कनेक्ट कर सकते हो और उसको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ये सब आएगा. और साथ में क्या क्या चीजें यूज होती है जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, उसके बीच में जैसे आप एक मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हो, मोबाइल डिवाइस यूज कर रहे हो, आप मोबाइल डाटा यूज कर रहे हो, तो मोबाइल डाटा में आपका जो इंटरनेट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कैसे आप यूज कर पा रहे हो, इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. ईमेल क्या होता है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे की जाती है. एंड उसके बाद आएगा डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन ये आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा टॉपिक हायर एजुकेशन में, तो ये सेम वही टॉपिक है, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, जिसमें आपको कहाँ का डिजिटल मीन्स से कि शोध गंगा, शोध सिंधु, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके डिजिटली जब आप एजुकेशन आप गेट करते हो, अपने प्राप्त करते हो, तो वो कैसे हायर, वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, डिजिटल एजुकेशन कहाँ कैसे कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, ये सब स्टडी हम करेंगे इसमें. उसके बाद आ जाता है आईसीटी और गवर्नेंस. आईसीटी के बारे में बताया जाएगा आरटीसी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कैसे आईसीटी को यूज करती है एक बिजनेस में, मेन सिटीजन के लिए, कैसे हम गवर्नमेंट सिटीजन से कनेक्ट कर सकती है थ्रू आईसीटी, कैसे सिटीजन गवर्नमेंट से कनेक्ट कर सकता है थ्रू आईसीटी, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, आईसीटी एंड गवर्नेंस. ये सारा हमारा सिलेबस है जो हम डिस्कस करेंगे. आज हम शुरू करेंगे टॉपिक आईसीटी. आईसीटी होता क्या है, किसी को कुछ नॉलेज है आईसीटी है क्या? हेलो, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज. हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस मैम. यस, प्लीज रिप्लाई कि किसी को कुछ पता है या नहीं, थोड़ा बहुत. जो कम्युनिकेशन बढ़ाया जाता है टेक्निकल जैसे आज मॉडर्न, तो उससे रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं. यस, कह सकते हैं हम कि कैसे आईसीटी होता क्या. आईसीटी बेसिकली एब्रिविएशन, इसको फुल फॉर्म अगर उसका पढ़ा जाए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी. कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके. ओके, तो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, लाइक जब आप हम एक कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं. जब आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे कोई भी, सपोज यू वांट टू, आप क्या करना चाहते हो, 3 को 4 से प्लस करना चाहते हो, आप डाटा क्या दोगे, 3 + 4, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, 7. ओके, तो ये क्या होगी, इंफॉर्मेशन. जब आप एक रॉ डाटा दे रहे हो अपनी डिवाइस को, उससे आप एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन. सपोज ये जो मैं आईसीटी पढ़ा रही हूँ, मैंने ये सारा डाटा एक अपना सारा वो क्या कहते हैं इसको, इंफॉर्मेशन अपनी पीडीएफ में, अपनी पीपीटी में डाल दी. ये सारी इंफॉर्मेशन पहले मैंने किया एंटर किया,
एंटर किया, सारी इंफॉर्मेशन लिखी, कहीं से ली, कोई कहीं से ली, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, सारी डाटा को इकट्ठा करके ये क्या तैयार होगी, एक इंफॉर्मेशन। ये एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ थ्रू, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन कैसे, थ्रू लाइक इंटरनेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज करके मैं अपनी इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, ये सारी एक रॉ डाटा, एक सपोज मैंने पूरे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी कर ली। ये क्या बन गई, एक यूजफुल, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन गई। इसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, जो कि हम दूसरे के साथ शेयर कर सके। जैसे आप कोई बात करते हो, जब आपकी बात में कोई, सपोज करो आपने कोई बात की, उस बात को अगर कोई उसका मोटिव नहीं है, उसका कोई मीनिंगलेस बात है, तो वो एक इंफॉर्मेशन ही कहलाएगी, वो एक मीनिंगलेस टॉक कहलाएगी। ओके, जब उसमें एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाएगी, प्रॉपर एक पर्टिकुलर तरीका ऐड कर दिया जाएगा, एक वे ऐड कर दिया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। और जब उसी इंफॉर्मेशन को हम दूसरे के साथ, जैसे आप दो फ्रेंड्स हैं, आपके पास कोई बात है मीनिंगफुल, जैसे आपको यूजीसी के एग्जाम्स के बारे में पता चला, ओके, तो आपके पास एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो। ओके, तो वो क्या हो गया, कैसे शेयर कर रहे हो आप, या तो आप फोन के थ्रू शेयर करोगे, या आप उससे मिलके शेयर करोगे। तो ये हो गया एक कम्युनिकेशन वे, किसी से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का तरीका। ठीक है, या तो आप बोल के करोगे, या आप लिख के करोगे, या आप किसी भी अपने फोन का यूज किया, उसको कॉल किया, तो आपने उससे अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर किया, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की। ओके, क्लियर? यस मैम। यस। अब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए? वो कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई भी, जैसे आप उसके घर चले गए, ठीक है, बाइक पे चले गए, ये भी एक टेक्नोलॉजी, किस तरीके से आप यूज कर रहे हो। ठीक है, आप पैदल गए, किसी भी तरीके से, एक हो गया, एक वे हो गया, तरीका हो गया अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। अगर हम कोई डिवाइस यूज करें, जैसे आपने कॉल किया उसको, ये होगी टेक्नोलॉजी, हम अपना मोबाइल यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ या किसी और के साथ। ओके, टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। लाइक मैंने लैपटॉप को यूज किया अपनी इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए, ठीक है, क्रिएट किया उसको, और मैं इंटरनेट के थ्रू, पहले तो मैंने, अगर मेरे पास सपोज करो इंटरनेट नहीं है, ठीक है, मैं जस्ट अपने लैपटॉप पे इजीली काम कर सकती हूँ, एक इंफॉर्मेशन मैंने तैयार कर दी, मुझे कोई लैपटॉप उसकी जरूरत नहीं पड़ी, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वो होगी, मैंने अपनी एक इंफॉर्मेशन तैयार कर ली, अपनी एक पीपीटी तैयार कर ली। ठीक है, वो होगी मेरी इंफॉर्मेशन। अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी पीपीटी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, इंटरनेट, एक कम्युनिकेशन, एक तरीका यूज कर रही हूँ आपसे शेयर करने का। गूगल मीट इज द एक कम्युनिकेशन तरीका है आपसे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने का, वो क्या होगी, एक टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप भी अपनी डिवाइस से अपनी इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो, मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रही हूँ, आप उस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर रहे हो अपने अंदर, आप सुन रहे हो या समझ रहे हो उस इंफॉर्मेशन को। ये हो गया एक कम्युनिकेशन का तरीका और एक टेक्नोलॉजी। हम इसके बीच में क्या यूज करें, मैं अपना लैपटॉप यूज करें, आप भी अपना लैपटॉप या डिवाइस यूज कर रहे हो, वो होगी एक टेक्नोलॉजी। ओके, क्लियर सभी को? यस मैम। ओके, सेकेंड, screen is visible now? यस मैम। Okay, yes. Now, term information and communication technology includes various forms of technology that are used to create, display, store, process, transmit, share and exchange information by electronic means. ये एक डेफिनेशन है यूनेस्को 2007, ये यूनेस्को ने 2007 में ये आईसीटी के ऊपर एक डेफिनेशन दी थी कि आईसीटी क्या है। आईसीटी है एक बहुत वेरियस फॉर्म्स ऑफ, बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, उसको शेयर करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है,
ये है यूनेस्को के थ्रू एक डेफिनेशन दी गई है आईसीटी के ऊपर। सच ए डिसिप्लिन विच डील्स इन द क्रिएशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि कौन कौन सी डिवाइसेज हम यूज करते हैं आईसीटी में, जैसे कि हो गया रेडियो, हो गया रेडियो से भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ओके, सुन रहे हो उसको, तो वो भी एक डिवाइस होगी, एक टेक्नोलॉजी होगी आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक कम्युनिकेशन एक तरीका हो गया, ओके। टेलीविजन भी एक कम्युनिकेशन वे है, एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गई आपकी, मैगजीन्स होगी, ये सारा क्या है, कम्युनिकेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का तरीके, वे, ओके। The digital revolution has transformed the way these traditional technologies function. For example, analog television has become digital television. पहले कौन से टेलीविजन आते, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े टेलीविजन होते, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, देखे होंगे आपने, बहुत बड़े ह्यूज साइज के होते थे, बहुत बड़े बड़े साइज के, उसमें क्या यूज होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। उसमें कौन सा, वो कौन से उनको क्या कहते थे, एनालॉग टेलीविजन। लेकिन अब जो जैसे एलसीडी एलईडीज आ गई हैं, ये कौन सी हैं, डिजिटल टेलीविजन है। सो अब क्या कह रहे, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हैं, आप देख ही रहे होगे। जैसे लैपटॉप्स भी पहले बड़े साइज के आते थे, अब पहले पीसीज आते थे, अब लैपटॉप्स आ गए हैं। तो आपकी टेक्नोलॉजीज का तरीके जो है चेंज हो रहे हैं। इन एडिशनल टू प्रिंटेड न्यूज़पेपर, अब पहले तो आपको देखा पेपर में आता था, न्यूज़पेपर घर में आता था, अब भी आता है लेकिन अब बहुत कम हो गया। अब लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो अपना नेट ऑन किया, अपना वो ऐप ऑन किया, आपको सारी न्यूज वहां पे मिल जाती है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गए हैं आपके न्यूज़पेपर के। अब बहुतों के घरों में देखा होगा आपने कि अब न्यूज़पेपर्स नहीं आते, अब लोग जो इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कुछ भी आप यूट्यूब खोलो आपको मिल जाएगी, कुछ भी आप कोई भी ऐप ओपन करो उससे रिलेटेड, न्यूज के रिलेटेड, तो आपको वहीं पे अपने डिवाइस में ही आपको सारी न्यूज मिल जाएंगी, ओके। वाई आईसीटी, आईसीटी ही क्यों, आईसीटी से क्या फायदा है आपको, आईसीटी क्यों यूज करते हैं हम। आईसीटी आपको क्या कहता है, आईसीटी आप आईसीटी के यूज के साथ आप क्या कर सकते हो, कहीं भी किसी के साथ भी कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं कि जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप किसी और सिटी में हो, किसी और स्टेट से हो, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किसकी हेल्प के साथ, आईसीटी की हेल्प के साथ। इट हैज बिकम इजियर टू कम्युनिकेट वर्ल्ड वाइड थ्रू द यूज ऑफ आईसीटी। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक, आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कुछ है, तो अब आजकल बहुत तरीके हैं अपनी नॉलेज को, अपनी चीजों को शेयर करने के लिए, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। आजकल रील्स भी आती है, आपको कहीं देखा होगा, कहीं इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है आपको रील्स में, तो वो चीजें क्या है, सब क्या है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को किसी भी, कहीं भी बैठे हो आप, किसी भी टाइम पे, आप रात है दिन है, ऐसा नहीं है कि आप दिन में नहीं शेयर कर, रात है होगी अब आप अपनी इंफॉर्मेशन बात नहीं कर सकते। पहले था कि अब रात होगी, अब बंदा सो गया होगा, हम उससे बात नहीं कर सकते, अब आप सुबह का वेट करेंगे, लेकिन ऐसा आप कुछ नहीं है। अब एक जगह दिन हो रहा होगा, दूसरी जगह रात होगी, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पे शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो किसी के साथ भी, ओके। सो द यूज ऑफ आईसीटी इज टाइम सेविंग, ऑब्वियसली आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आप घर पे बैठे हो, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन अपनी आईसीटी से साथ अपना टाइम बचा रहे हो। कॉस्ट इफेक्टिव, यस, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई पैसे नहीं खर्च के पड़ने पे, कोई ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा आपको कहीं भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आप अपने घर पे बैठे करें, तो ऑब्वियसली इससे आपके पैसे भी बच रहे हैं। आईसीटी हैज रेवोल्यूशन एज द वर्ल्ड, इसने वर्ल्ड में रेवोल्यूशन, एक क्रांति कह सकते हैं, वो लेके आया है आईसीटी। देयर वॉज ए जनरेशन दैट डिडंट हैव टेलीफोन, वो भी टाइम था जब टेलीफोन होते ही नहीं थे, फिर उसके बाद रेडियो आए, टेलीविजन आए, तो हाउ नाउ द न्यू जनरेशन लाइक, अब क्या है, नई जनरेशन आ गई है, अब तो इंटरनेट आ गया, वायरलेस, वाईफाई, वायरलेस चीजें आ गई हैं, आपको कहीं भी, जैसे ब्लूटूथ एक एग्जांपल है, बट उसकी भी एक रेंज होती है, बट लेकिन यू कैन, आप दे सकते हो कि आपको चलते, जैसे लोग बाइक चला रहे हैं, अपनी कार चला रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं क्या यूज करके, ब्लूटूथ का यूज करके। आजकल की वो जनरेशन आ गई है कि पहले तो जैसे पहले तो टेलीविजन नहीं थे, फिर रेडियो टेलीविजन आए, पर रेडियो टेलीविजन भी क्या है, आपको एक जगह फिक्स कर देते हैं, आपको एक ही जगह पे बैठ के देख सकते हो या सुन सकते हो। लेकिन अब क्या है, अब आप कहीं भी चल रहे हो, कहीं जा रहे हो,
आप रास्ते में कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी आपको चाहिए, कुछ देखना है, कुछ ढूंढना है, या कुछ भी आपसे बात करनी है किसी से, आपको कोई भी ऐसी, आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए। ओके, द वर्ल्ड अराउंड हैज ड्रास्टिकली चेंज, यस, दुनिया बहुत बदल चुकी है। द ड्रामेटिक चेंज ड्यू टू आईसीटी, किसके कारण बदल चुकी है? आईसीटी के कारण, क्योंकि हर फील्ड में अब आईसीटी है। आप देखोगे छोटा सा छोटा भी काम है, वहां पे आईसीटी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती। कंप्यूटर, इंटरनेट आप देखोगे हर जगह आपको मिलेगा, इंटरनेट तो हर जगह मिलेगा आपको। These innovations have reduced the size of the technological tools. जैसे जैसे इसकी जरूरत बढ़ रही है, वैसे वैसे आप देखोगे आपकी जो डिवाइसेस है उनका साइज छोटा होता जा रहा है। इंक्रीज, जैसे पीसी थे पहले, अब पीसी की जगह लैपटॉप आ गए, अब लैपटॉप में भी छोटे लैपटॉप्स आ गए, उनका भी साइज अब डिक्रीज हो गया है, आपको कैरी करना इजी है। अब इसकी स्पीड भी, जैसे इंटरनेट पहले 3G, आई थिंक 2G, 3G, 4G, अब 5G आ गया इंटरनेट। ओके, सो इसमें भी अब चेंजेस आ रहे हैं। ओके, स्पीड अब आपकी बढ़ गई है, अब इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई है। ऑल दीज एडवांसमेंट्स एंड इनोवेशंस गिव स्कोप फॉर बेटरमेंट एंड इफेक्टिवनेस। ऑब्वियसली ये चीजें क्या है? बेटरमेंट, हमारी अच्छे के लिए हम और इफेक्टिव है। असेस टू इंस्टेंट डाटा, हम अपने डाटा को इंस्टेंटली, इंस्टेंट मीन्स से फौरन फौरन अपने डाटा को शो कर सकते हैं। जैसे अब आपने अपना वेदर चेक करना, अपने घर से बाहर निकलना, आपको लग रहा है थोड़ा सा क्लाउड्स हो रहे हैं, तो मैं चेक कर लूं कहीं रेन तो नहीं है। अब अपने घर बैठे पहले आप चेक करोगे कि यहाँ पे कोई रेन के प्रेडिक्शन तो नहीं है, आपको घर बैठे ही पहले पता लग जाएगा वेदर के बारे में। आप चेक कर सकते हो अपना वेदर, उसके हिसाब से अपना डिसीजन बना सकते हो। सो क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन, सो अपनी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हो। लाइक आप टेक्स्ट, जैसे ये टेक्स्ट है एक, जो मैं आपको इन साथ पीपीटी शेयर कर रही हूँ, ये पहले एक टेक्स्ट फॉर्म है, मैंने इसको एक टेक्स्ट लिखा पहले, फिर उसको पीपीटी में लिखा, प्रेजेंटेशन बनाई उसकी, फिर इसको आप अलग अलग तरीके से इसमें टेक्स्ट भी कर सकते हो, इमेज फॉर्म में भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, ऑडियो में भी शेयर कर सकते हो। जैसे मैं बोल रही हूँ, ये ऑडियो, वीडियो भी साथ में शो हो रहा है। वीडियो मीन्स टू से, अभी तो ये स्टिल है, जैसे कोई वीडियो से थ्रू मैं अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकती हूँ। बहुत सारे तरीके हैं अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के, किसी से कम्युनिकेट करने के। Once the information is in digital form, it can be used for recreating resources out of the original. जब तक डिजिटल फॉर्म में है आपकी इंफॉर्मेशन, उसको आप बार बार रिक्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे पास पीपीटी है, मैंने ये इंफॉर्मेशन बनाई, अब इसको मैं दोबारा से कुछ चेंजेस करने हैं मैं कर सकती हूँ, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है मैं कर सकती हूँ, इसको मैं बहुत तरीके से चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, जब तक ये हार्ड फॉर्म में नहीं आ जाती, जब तक ये सॉफ्ट फॉर्म में है। सॉफ्ट फॉर्म में मतलब सॉफ्ट कॉपी में मतलब जब तक ये पीसी के अंदर है, मेरी डिवाइस के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर है, तब तक मैं इसमें चेंजेस कर सकती हूँ। क्योंकि डिजिटल इंफॉर्मेशन है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को हम इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस मैम। ओके, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज, आईसीटी को आप बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या, कि जैसे मैंने क्या किया है, अपनी पीपीटी को मैं सामने जो आपसे जर्नल एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जैसे मैंने पीपीटी बनाई, पीपीटी में पहले क्या किया, मैंने आईसीटी के बारे में लिखा कि पहले आईसीटी होता क्या है, पहले आपको सिलेबस के बारे में बताया, फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट पेज आ गया मेरी आईसीटी के बारे में, आईसीटी क्या होता है, फिर उसके बारे में पूरा आगे डिस्कस करते जा रहे करते एक लाइन में मैंने लिख दिया, उसको ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, पूरे एक तरीके से एक सीक्वेंस में लिखा, उसको फिर स्टोर किया, सेव किया। तो ये सारा हम क्या कर सकते हैं आईसीटी की हेल्प से। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरीज में, अब लाइब्रेरीज में देखोगे आप, जब आजकल की लाइब्रेरीज में जाओगे तो आपको वहां से बुक्स ढूंढनी नहीं पड़ती, वहां पे आप अपने लैपटॉप पे, यहाँ वहां लाइब्रेरियन होगा, उससे आप अपना चेक करोगे, उसके पास पीसी होता है या लैपटॉप जो भी होता है उसके पास, वो आपको बता देगा कि इस लाइब्रेरी में ये वाली बुक है भी है कि नहीं। इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, कि ढूंढने के पहले होता था कि अपने लाइब्रेरी में जाते थे, उस बुक शेल्फ में जहाँ उसमें जाओगे, उस जो भी उसको नंबर्स दिए होते थे, इस डिजिट से शुरू होने वाली नंबर सीरीज इस लाइन में पड़ी है या इस लाइन में पड़ी है, तो वहां पे जाना पड़ता था, वहां पे ढूंढनी पड़ती थी एक बुक। लेकिन अब इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं आपकी बुक्स कि आपको जस्ट पीसी पे कंप्यूटर पे चेक करोगे कि ये वाली बुक यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो वहां पे आपको पीसी बता देगा।
तो आपको पता लग जाएगा, तो आपको इतना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो ये भी बता देगा कि ये वाली बुक इस साइड पे पड़ी हुई है, इस कॉर्नर में या इस शेल्फ पे पड़ी हुई है। ओके, ये क्या किसके कारण है? आईसीटी के हेल्प से। स्कोप फॉर लर्निंग, एक लर्निंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यस, आप अब घर बैठे, आपको कहीं कहीं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना पड़ रहा पढ़ने के लिए, आप घर बैठे ही पढ़ रहे हो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, कहीं भी किसी भी टाइम पे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास रिकॉर्डिंग्स है, अगर आपके पास सपोज करो टाइम नहीं है, आपको कोई काम पड़ गया या आपको कोई क्लास आ गई, तो आपके पास ये वाली रिकॉर्डिंग क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं है, तो आपके पास क्या फैसिलिटी है? आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सो आईसीटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लर्निंग का, सीखने का। और जरूरी नहीं है हम क्लासेस या हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये सीखते हैं आईसीटी के थ्रू। हम कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, हम ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन स्टडी हो रही है, हर जगह ऑनलाइन स्टडी, कुछ भी आप कोर्स करना चाहते हैं वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कोई आप ट्यूशन लेना चाहते हैं वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और ये क्या, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यहाँ पे कभी किसी आपने देखा होगा यहाँ पे कई जगहों पे एज फैक्टर भी नहीं काउंट होता, कुछ कोर्सेज में ऐसा होगा। तो ये लाइफ लॉन्ग है लर्निंग। प्लान एंड मैनेज, यूज ऑफ आईसीटी टूल्स कैन हेल्प इन टाइम मैनेजमेंट। यस, आईसीटी के थ्रू आप अपनी टाइम को मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज कर सकते हो? सपोज करो आपने अपना एक स्केड्यूल तैयार कर लिया कि मैं इस टाइम पे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगी, इस टाइम पे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगी, तो आपको एक अलार्म सेट कर देते हो हर चीज के लिए। तो ये अलार्म कैसे सेट होगा? आप अपने अलार्म सेट किया अपने पीसी में, लैपटॉप में, तो या डिवाइस अपने मोबाइल पे, तो आपको वो हाईलाइट, या जब आप चला रहे हो अपना काम कर रहे हो कुछ, तो आपको वहां पे साइडवेज हाईलाइट हो जाएगा आपने इस टाइम पे ये काम करना है। ठीक है, अलर्ट कर देगा वो चीज आपको कि अब ये काम छोड़ दो, अब ये वाला काम आपने ये शेड्यूल में किया हुआ है, ये प्लान किया है, अब ये वाली एक्टिविटी आपको करनी है। आपको एक रिमाइंडर देता है। ये आप प्लान और मैनेज कर सकते हो अपनी चीजों को, किसका यूज करके? आईसीटी का यूज करके, आईसीटी टूल्स का यूज करके। हाउ आईसीटी इज यूजफुल, आईसीटी कैसे यूजफुल है? आईसीटी तो हम तो हर ईच एंड एवरी पर्सन इज यूजिंग आईसीटी, हर कोई आईसीटी यूज कर रहा है, चाहे उसको उसकी नॉलेज है कि मैं आईसीटी यूज कर रहा हूँ चाहे नहीं है, बट लेकिन हर कोई आजकल आईसीटी यूज करता है, क्योंकि आईसीटी हर फील्ड में उसकी एग्जिस्टेंस है, हर फील्ड में पाया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, आईसीटी में एवरीडे लाइफ, आईसीटी हैव बिकम अ वे ऑफ लाइफ इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। आईसीटी क्या है? जीने का तरीका बन गया है। जैसे आप अगर आपने अपना मोबाइल है, आपको सुबह उठते ही पहले मोबाइल चेक करना होता है। आप सभी लोग अभी चेक देखा होगा आपने कि जैसे आप सुबह उठते हो आप अपने मोबाइल से टाइम देखते हो, ना कि अपने घर की घड़ी से। इतने हम हैबिचुअल हो चुके हैं, इतने हम ज्यादा कह सकते हो कि इस पे डिपेंड हो चुके हैं कि अब हमको हर टाइम इसकी जरूरत है। We are using various ICTs in our day-to-day life for reading e-newspapers. ICT को हम कैसे यूज कर रहे हैं? ई न्यूज़पेपर के साथ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, अपनी न्यूज को पढ़ के, मैगजीन्स, आजकल ई मैगजीन्स आ गई हैं, आजकल ई बुक्स आ गई हैं, देखा होगा आपने, आपको बुक्स भी मिल जाती हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो उस बुक का, तो आपको बुक्स खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको कुछ बुक्स होती हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती हैं, आपको उसके लिए पे भी नहीं करना पड़ता। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, अपने खाने का बिल पे कर सकते हो, मोबाइल एप्स, बहुत सारे मोबाइल ऐप, ये किसके थ्रू है? आप अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हो थ्रू किसका यूज करके? आईसीटी का यूज करके। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, अब आईसीटी की एजुकेशन में क्या है, कैसे है आईसीटी का यूज? टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, ये तो हमें सबको पता ही है कि आजकल हर स्कूल में आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर पीसीज मिलेंगे हर स्कूल में। आपको एडमिशन कराने जाना है तब भी आपका जो डाटा है, बच्चे का डाटा है, पहले तो होता था रजिस्टर्स में नोट करते थे, अब रजिस्टर्स में नहीं। अब आपको आप देखोगे कि जब आप बच्चे का एडमिशन करवाने जा रहे हो तो आपको वो एडमिशन आपका पीसी में नोट करते हैं, ताकि एक एक डाटा, कई बार तो होता है ना रजिस्टर खो गया, चलो भी सारा डाटा लॉस्ट हो गया, लेकिन अब क्या है, अब आपका सारा डाटा आपके पीसी में स्टोर है, आप कभी भी किसी भी बच्चे का, किसी भी टीचर का चेक कर सकते हो। अब अपना टाइम टेबल, किसी सब चीजें, सब कह सकते हो कि सब चीजें अब किसके साथ, किसकी हेल्प से हो रही हैं? आईसीटी की हेल्प से हो रही हैं।
कोई भी मैनेज करना है, कोई एग्जाम मैनेज करनी है, कोई सर्टिफिकेशन का करना है, आप एक सर्टिफिकेट कोई भी, आप सपोज करो आपने सर्टिफिकेट बनाना है, बच्चों को बच्चों ने पास किया है, सर्टिफिकेशन चाहिए उसको, तो आपने एक फॉर्मेट तैयार किया होता है, किसी से तैयार करवाया होता है, वो आपके पीसी में स्टोर होता है। बस आपको क्या करना है, उसका प्रिंट निकाला और अपना उसका नाम डाला और बच्चे को वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब उसके लिए वेट नहीं करनी पड़ती कि हाँ कब बन के आएगा और कब आपको मिलेगा। आजकल तो सब जगह ऐसे ही है कि सर्टिफिकेट एक फॉर्मेट बन जाता है, एक स्कूल का हो गया, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो गया, तो वो एक फॉर्मेट का प्रिंट निकालते हैं और प्रिंट में आपका नाम ऐड करके तो आपको दे देते हैं। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन आर्ट। आर्ट में कैसे यूज होता है आईसीटी का? क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन एंड कनेक्शन आर बीइंग डन इन वेरियस डोमेन्स विद द एडवेंट ऑफ आईसीटी। यस, आईसीटी हम के साथ हम बहुत ज्यादा तरीके से कह सकते हो कि आईसीटी के थ्रू हम अपना आर्ट दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल इंस्टाग्राम मोस्टली कभी लोग यूज करते हैं ना, मोस्टली सभी यूज करते हैं, तो आईसीटी में लोग यहाँ पे अब आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है अपना आर्ट, अपना क्रिएशन दिखाने की कि आपके पास ये टैलेंट है। आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है, आपने अपनी रील बनाई, तो आप अपनी रील उस पर डाल दी इंस्टा पे, जब लोगों को पसंद आती है तो लोग लाइक करते हैं, जब चीजें अच्छी होती है तो लोग लाइक करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाती है जैसे जैसे आपकी चीजें लोगों को दिखती हैं। आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो अपने घर पे बैठ के, ये कह सकते हैं कि आपको आपकी ऑडियंस ही आपको मिल जाती है घर बैठे। आपने अपना रील डाला और आपको अपनी ऑडियंस आपको मिल जाती है आईसीटी के थ्रू। आपको कहीं कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं कि किसी कोई प्लेटफॉर्म मिले, वेट करनी पड़ती है कि लोगों को। पहले तो होता था कि कोई प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम अपना दिखा सके, कुछ लोगों का तो रह ही जाता था, वो तो अंदर ही दब के रह जाता था, लेकिन आजकल हर कोई अपना टैलेंट दिखा रहा है इन सोशल मीडिया के थ्रू। सो इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बिना आईसीटी के है ही नहीं। कैसे नहीं है? सर्जरीज हो रही हैं हाईली प्रिसाइज, और जैसे लेजर सर्जरीज हो रही हैं, ये सारी क्या है सारे आईसीटी के टूल्स ही। जब आप देखा होगा एक होल के साथ ही पूरा सर्जरी हो जाती है, एक छोटा सा होल करते हैं बॉडी में, छोटे से, पहले तो बहुत बड़े बड़े कट लगते थे, लेकिन अब क्या है, ये सारी क्या रोबोटिक टेक्नोलॉजीज हैं। ये सारी कब किसके अंदर आती हैं? आईसीटी के अंदर आती हैं। जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो हेल्थ में, हेल्थ से रिलेटेड या हॉस्पिटल में, कहीं भी कोई भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जैसे आप चेक करो, आप अपना आई चेकअप ही करवाने जा रहे हो, आई चेकअप भी देखा होगा आपने, एक मशीन होती है, उसमें आप अपने वो फेस रखते हो, आईज एक एक आईज करके वो आपकी चेक करते हैं, वो भी क्या है? आईसीटी एक टूल है आई चेकअप के लिए। ठीक है, तो ये नाउ डेज डिस्टेंस इज नॉट है। अगर आपको सपोज करो आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, लेकिन आप यहाँ बैठे हो, वो डॉक्टर किसी और सिटी में है या किसी और स्टेट में है, लेकिन आपको पता है वो डॉक्टर बहुत इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आपको उससे कनेक्ट करना है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो अपने घर पे बैठे ही। Telecommunication. The field of information technology has seen a lot of advancement with the help of ICT. Yes, information बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। किसके थ्रू एडवांस हो चुका है? आईसीटी की हेल्प से। द सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज एडवांस अ लॉट एंड रीच्ड अ नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेटअप्स। आपने देखा होगा सैटेलाइट, जो आजकल सारी चीजें चल रही है किसके थ्रू चल रही हैं? सैटेलाइट। आपका मोबाइल नेटवर्क आपके घर आ रहा है, मोबाइल डाटा आपके साथ आ रहा है, किसके थ्रू? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। आपका वाईफाई भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन है का यूज हो रहा है वहां पे। तो लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स आ गए हैं आजकल, बहुत कम पैसों, पहले कितने महंगे महंगे फोन्स आते थे, अब कहाँ, अब फोन्स इतने सस्ते हो गए हैं, उसकी सर्विसेज कितनी सस्ती हो गई हैं। तो ये आपको हर जगह मिल जाएगा, आपकी ये सर्विसेज आपको हर जगह, कहीं आपको कहीं स्पेशल जगह पे जाना नहीं पड़ता, ये ऑलमोस्ट हर मार्केट में हर जगह आपको मिल जाता है इनकी सर्विसेज को। इनको कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप इसकी सर्विसेज भी इजीली करवा सकते हो। तो ये क्या है? आईसीटी क्या है हमारा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका क्या रोल है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर में भी जैसे सपोज करो वेदर है, कुछ चीजें होती है ना कि हाँ भी
कि ये चीज हमने लगानी है, ये चीज कि आपको वेदर वो चीज एक्यूरेट है कि नहीं है वहां का, तो आप किसके थ्रू चेक कर सकते हो? इंटरनेट के थ्रू। आप इंटरनेट यूज किया कि हाँ भी ये वेदर, इस वेदर में ये चीज सही रहेगी कि नहीं रहेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में वेदर को चेक करके आप अपनी चीजों को, अपना फार्मर जो है अपनी फसल को लगाता है। ये रेन की प्रिडिक्शन कर ली, वेदर कंडीशन कैसी रहेगी, ये फसल ऐसी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। एक तो नेचुरल तो है ही है, क्योंकि नेचर के आगे कुछ नहीं है, पर लेकिन किसी हद तक आईसीटी आपको ये सब बताने में हेल्प करती है कि आपका जो है फसल है या जो भी है वो कहाँ तक आपको हेल्प करेगी, आपका वेदर कंडीशन है कि नहीं है इस फसल के लिए। प्रिडिक्शन, रेन की प्रिडिक्शन हो जाती है कि रेन तो नहीं आएंगी यहाँ पे अगर हम ये वाली फसल लगाएंगे। कई बार किसी फसल को रेन नहीं चाहिए होती है, किसी फसल को रेन ज्यादा चाहिए, बारिश ज्यादा चाहिए होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो चीजें चेक की जा सकती हैं। किसके थ्रू? आईसीटी के थ्रू। हम आईसीटी के थ्रू तेल के कुएं भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोल माइंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी हेल्प के साथ? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। इसमें भी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन। तो आप बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन कैसे आएगा? जैसे आपने लोकेशन, अपनी किसी लोकेशन पर जाना है, किसी से साथ सपोज करो मीटिंग है, सपोज करो, तो आपको वहां पे लोकेशन नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो? जीपीएस का यूज कर सकते हो। सपोज करो आपने कोई सामान भेजना है उस लोकेशन पर, आप क्या करते हो? सिर्फ आप उस जगह की लोकेशन दे देते हो उस बंदे को जिसने वो सामान लेके जाना है, ठीक है? तो वो सामान वहां पे उस लोकेशन के यूज करके वहां पे वो सामान पहुंच जाता है। कहीं कोई वो घूमने की जरूरत नहीं, पहले ढूंढते रहो गलियां, ये वो सड़कें, अब वो चीजें नहीं है। अब आप एक करेक्ट करंट लोकेशन देते हो, आप इजीली वो बंदा वहां पे करंट लोकेशन पे पहुंच जाता है। अब जैसे एयरप्लेन हैं, ट्रेन हैं, किसका यूज हो रहा है वहां पे? रडार सिस्टम का यूज हो रहा है, ताकि वो सपोज करो एक ट्रेन है, उसको एक रास्ता चाहिए। एयरप्लेन है, अब इतने एयरप्लेन हवा में उड़ रहे हैं, सबका एक रडार है, वो उसी रडार में उड़ते हैं। उनका ये नहीं वो कहीं भी स्काई में कहीं भी जगह मिल गई, क्योंकि बहुत सारे एयरप्लेन है। जब आप जीपीएस चेक करोगे, जब आप एक एयरप्लेन की चेक करोगे ना स्काई में, आसमान में, तो आप चेक करना कि आसमान में इतने ज्यादा एयरप्लेन्स उड़ रहे हैं, तो उनका अपना अपना हर एक एयरप्लेन का ट्रैक है। वो उस ट्रैक के बाहर नहीं फ्लाई कर सकते, उसको उसी ट्रैक पे रहना होगा। नहीं तो अगर वो अपना अपना ट्रैक यूज करेंगे तो वो तो आपस में टकरा जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे एक रडार सिस्टम है। हर एक एयरप्लेन का भी एक ट्रैक है, जैसे ट्रेनों का एक ट्रैक है ना, हर ट्रेन का एक ट्रैक होता है कि उसको इस ट्रैक पे चलना है। उसी तरह एरोप्लेन्स का भी एक ट्रैक होता है, उनको भी एक ट्रैक मिला होता है कि उन्होंने उसी ट्रैक पे चलना है। Application based services have revolutionized the experience of transport system by their users. ये सब कैसे पॉसिबल है? ये आईसीटी के थ्रू पॉसिबल है। आप अपनी फ्लाइट्स की टिकट रिजर्व कर रहे हो, ट्रेन की टिकट रिजर्व कर रहे हो, किसी बसेस की, कोई और सर्विसेज लेनी है आपने, ये किसके थ्रू आप कर सकते हो? आईसीटी का यूज करके आप अपनी ट्रेन की टिकट्स भी बुक कर सकते हो, फ्लाइट्स कोई भी बुकिंग कर सकते हो, आईसीटी का यूज कर सकते हो। मार्केटिंग में भी आईसीटी का यूज है। सपोज करो आप एक एड देख रहे हो, आप जीन्स परचेज करना चाहते हो, ऑनलाइन जीन्स परचेज करना चाहते हो, तो आपने देखा होगा अगर आपने एक बार सर्च कर लिया ना, तो आपको उसी के एड्स आते जाएंगे, बार बार उसी के एड्स आते जाएंगे। ये क्या एक मार्केटिंग हो रही है कि आप आपका माइंड सेटअप कर दिया जाता है कि आप ये, अगर आपके माइंड में एक बार आ गया जीन, तो आपको वो बार बार दिखाई जाएंगे। किसके थ्रू, किसकी हेल्प के साथ ये सब हो रहा है? किसका यूज करके हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? आईसीटी का यूज करके। आपने देखा होगा एक ही प्रोडक्ट के इतने ज्यादा आपको वो ब्रांड्स मिलेंगे ना, एक ही चीज के। अगर आपने जीन्स लेनी है तो उसके इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो उनका अलग अलग तरीका है मार्केटिंग करने का। सो अपनी चीजों को बेचने का। सब लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या है? ऑनलाइन एप्स हैं जहां पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। ई कॉमर्स, टूरिज्म, वेरियस ऑनलाइन होटल बुकिंग। आप अपनी होटल बुकिंग भी किसके साथ कर सकते हो? आईसीटी के थ्रू कर सकते हो। आपको वहां जाना नहीं पड़ता कि आप अपनी वहां जाएंगे, जब हम वहां पहुंच जाएंगे फिर वहां जाके होटल ढूंढेंगे,
ऐसा कुछ नहीं होता आजकल। आजकल आप अपना पहले जाने से पहले प्लान करते हो, वहां पे सर्च करते हो होटल के बारे में, जो होटल आपने बुक करना होता है, जो आपको आपके अकॉर्डिंग होता है, वो आप अपना ऑनलाइन बुकिंग कर देते हो। आपको सिर्फ जहां जाके चेक इन करना होता है। आपको कोई वहां जाके पहले आप ढूंढो, पहले तो होता था कि वहां प्लेस में जाएंगे, वहां जाके होटल्स ढूंढेंगे, अब ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना वहां का लोकेशन चेक कर सकते हो कि वहां को होटल की लोकेशन आपको सही है नहीं है, आपको मार्केट पास पड़ेगी, आपको ये चीजें पास में पड़ेंगी, घूमने वाली चीजें पास में पड़ेंगी। आप ये सब चीजें आप आईसीटी के थ्रू चेक कर लेते हो, तभी आप होटल का डिसीजन लेते हो कि ये होटल हमें सही रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यस, अब ये आईसीटी क्या है, कैसे हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। सपोज करो अब आप अपने एक फोन नंबर से, एक फोन कॉल से आप पुलिस डिपार्टमेंट को कनेक्ट कर सकते हो। लाइक अब सभी का डाटा, सपोज करो आपका आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड ही आपकी कहते हैं ना पहचान है। अब कोई क्रिमिनल है, ऑब्वियसली उसका भी आधार कार्ड होगा, जो भी होगा, या उसका डाटा रिकॉर्ड होगा पुलिस के पास। जब आपको उस क्रिमिनल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो उसका रिकॉर्ड चेक हो जाता है थ्रू आईसीटी। वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको किसी दूसरे पुलिस स्टेशन पे जाके पूछना नहीं पड़ता कि ये क्रिमिनल, सब पुलिस स्टेशन में पहले इंफॉर्मेशन चेक करो कि हाँ भी यहाँ पे ये इसका रिकॉर्ड तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब क्या होता है, सीधा उसका वो रिकॉर्ड डाला तो आपको उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड, सारे कुछ, सारी आइडेंटिफिकेशन, सारे फुटप्रिंट, सब कुछ मिल जाता है उसके बारे में। तो सब काम रैपिडली हो जाता है आईसीटी के थ्रू। ई गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट में कैसे हेल्प करती है इंफॉर्मेशन आईसीटी। लाइक आप गवर्नमेंट है, सपोज करो आपका आधार कार्ड ही है, आपका आधार कार्ड है तो गवर्नमेंट का प्रोसेस ही ना। तो अगर आप, गवर्नमेंट ने आपको आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन दी, या यहाँ पे आपका आधार कार्ड आपने कुछ सर्च करना है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है, आपको कुछ भी करना है, ये सारे काम के गवर्नमेंट के काम है। लेकिन आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। आजकल आप अपने लैपटॉप, किसी भी डिवाइस पे बैठ के, या किसी भी शॉप पे, कई लोग कुछ शॉप पर चले जाते हैं, तो कहीं टाइम वेस्ट नहीं कि लाइनों में, बड़ी बड़ी लाइनों में लग रहे हैं तो अपने काम करवा रहे हैं। ये सब क्या है, आईसीटी की हेल्प से। सो गवर्नमेंट क्या है, अब उसका काम करने का तरीका फास्ट हो गया, कन्वीनियंट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, हर चीज ट्रांसपेरेंट हो गई, क्योंकि सबका सब कुछ रिकॉर्ड जो है अब क्या है, ऑनलाइन हो गया है। सारे रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन चेक हो सकता है किसी का, किसी के बारे में। अब कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है, अगर उसको जीएसटी नंबर लेना है, अगर उसके पास जीएसटी नंबर है, तो उसका सारा डाटा कहाँ होगा, ऑनलाइन शो होगा, गवर्नमेंट के पास होगा वो डाटा सारा, कि वो कहाँ इनकम टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सब चीजें उसकी सारी वहां पे आईसीटी के थ्रू गवर्नमेंट को शो हो जाती है। तो ये हो गया हमारा आईसीटी के बारे में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये सिर्फ आईसीटी के Yes, बारे में ma'am. समझाया गया कि आईसीटी कहाँ कहाँ क्या क्या हेल्प करती है, कहाँ कहाँ उसका क्या क्या यूज है। ठीक है, अब आ गया द मेन टॉपिक, व्हाट इज कंप्यूटर। आईसीटी तो क्लियर हो गया ना सबको, आईसीटी है क्या? एक इंफॉर्मेशन तैयार की किसी भी डिवाइस के थ्रू, उसको जब हमने कम्युनिकेट करना है कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज करके, उसको कहते हैं आईसीटी। अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर करना किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके, उसको कहते हैं आईसीटी। क्लियर? Yes, ma'am. यस। अब कंप्यूटर क्या है, सभी को पता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको अब अपनी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके, जैसे मेरे पास डेफिनेशन है कंप्यूटर की, उसके बाद उसके बारे में, पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, उसको जब मैंने कलेक्ट किया तो एक इंफॉर्मेशन तैयार होगी कंप्यूटर के बारे में, उसकी टाइप्स कौन सी है, ये सब मैंने एक जगह डाल दिया तो एक इंफॉर्मेशन तैयार होगी। ये किसके थ्रू कर रही हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज करके मैं अपनी इंफॉर्मेशन और डाटा को मैनिपुलेट करके आपको, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर क्या एबिलिटी होती है,
ये क्या कर सकता है, आपका डाटा स्टोर कर सकता है, आप इससे डाटा रिट्रीव ले सकते हो, इसमें आपका डाटा प्रोसेस होता है। सपोज करो 3 और 2 को प्लस करना है आपने, तो यहाँ पे पहले प्रोसेसिंग होगी। कंप्यूटर को आपने सिर्फ 3 और 3 किया, फिर प्लस एंटर किया, फिर 2 किया, फिर इज इक्वल टू का साइन डाला तो आपको मिल जाता है 5। ओके, कैसे हुआ, ये सब प्रोसेस हुआ, अंदर प्रोसेसर यूनिट लगा होता है, एक प्रोसेसर होता है, वो काम करता है सारा, ये सब काम करता है, फिर आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, यू मे ऑलरेडी नो दैट यू कैन यूज अ कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट्स। आपको पता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर सकते हो, अपना ईमेल सेंड कर सकते हो कंप्यूटर पे, गेम्स खेल सकते हो, ब्राउजिंग कर सकते हो, कोई भी आपने कुछ भी सर्च करना है, जैसे गूगल क्रोम यूज करते हैं ना सभी, उस पर कुछ भी सर्च करना हो तो क्या हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। कंप्यूटर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी टाइप्स है कंप्यूटर की। यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। उसका फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि उसकी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग, कैसा वो प्रोसेस करता है, क्या फंक्शन है उसका, उसके अकॉर्डिंग उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। तो द मेथड्स, टेक्निक्स, साइज, उसका मेथड क्या है, उसका साइज कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके करेक्टर्स क्या क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और कितना डाटा वो हैंडल कर सकता है एक टाइम पे, ये सब चीजें यूज करके कंप्यूटर की टाइप्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड, कंप्यूटर को किसके आधार पर क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसके साइज के आधार पर, और कैसे कितना डाटा वो हैंडल कर सकता है उसके आधार पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ गई उसके साइज के आधार पर, उसके साइज क्या है उसके आधार पर इसकी टाइप्स आ गई। पहला है सुपर कंप्यूटर, जो सबसे बड़ा है। सुपर कंप्यूटर का मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम, उससे थोड़ा छोटा। मिनी कंप्यूटर, काफी छोटा। माइक्रो कंप्यूटर, जो हम घर में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मिनी कंप्यूटर्स, यस, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, पहले हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स होते हैं बहुत छोटे कंप्यूटर जो पहले चलते थे। पहले लैब में साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट की लैब होती थी ना, वहां पे ये वाले कंप्यूटर यूज होते थे, जहाँ पे ग्रीन कलर का, जब आप टाइप करते थे तो आपको जो सामने जो नजर आता था स्क्रीन पे, वो ग्रीन कलर का नजर आता था। अब तो आप देखोगे कोई भी कलर का आप कर सकते हो, लेकिन पहले क्या होता था, जब आप टाइप करते थे, ये मोस्टली जो लैब्स में यूज होते थे, ज्यादातर रिसर्च वर्क में यूज होते थे। तो यहाँ क्या है, जब आप प्रेस टाइप कर रहे हो कुछ भी, तो ग्रीन कलर का आपको शो होता था। ओके, लिखा हुआ जो आता था वो ग्रीन कलर का आता था। मिनी कंप्यूटर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और कैन से अ मिनी कंप्यूटर लाइज विद इन द। मिनी कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में कह सकते हो आते हैं। मेन फ्रेम बड़ा हो गया, माइक्रो कंप्यूटर पीसी जो हम घर में यूज करते हैं, उसके बीच का साइज कह सकते हो। ओके, मेन फ्रेम से छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर्स आर डिजिटल मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम। एक सीपीयू के का यूज करके हम बहुत सारे मिनी कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं एक से ज्यादा हम मिनी कंप्यूटर्स को एक सीपीयू के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे घरों में एक पीसी के साथ एक ही सीपीयू लगता है, तो लेकिन मिनी कंप्यूटर के साथ क्या होता है कि मल्टी यूजर का मतलब कि एक से ज्यादा यूजर्स यूज कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर को, क्योंकि इसमें एक सीपीयू के साथ बहुत सारे मिनी कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। Those multiple users can work on these computers simultaneously. बहुत सारे यूजर एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं
मिनी कंप्यूटर में, ओके, क्योंकि ये एक से ज्यादा अटैच कर सकते हैं एक सीपीयू के साथ। मिनी फ्रेम कंप्यूटर आर एम्प्लॉयड इन इंस्टीट्यूट। कहाँ यूज होते हैं? इंस्टीट्यूट में यूज होते थे, बिलिंग, अकाउंटिंग और रिकॉर्ड मैनेजमेंट। जहाँ पे बिलिंग का काम होता था, अकाउंटिंग, अकाउंट्स होते थे, वहां पे ये इंस्टीट्यूट्स, साइंस जो रिसर्च वर्क होते हैं ना, इंस्टीट्यूट्स, वहां पे ये यूज होते थे। इनका यूज वहां होता था, रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए ये यूज होते थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर, नेक्स्ट आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूटिलाइज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये लार्ज जो मिनी कंप्यूटर है वो बिलिंग के लिए यूज होता था, रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए यूज होता था, इंस्टीट्यूट्स में यूज होते थे, छोटे इंस्टीट्यूट्स में। लेकिन ये जो मेन फ्रेम है वो बैंक्स में यूज होते थे, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स, कंपनीज में यूज होते थे, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से यूज होते थे, लाइक रेलवे, पेइंग एम्प्लॉयज, इन सब में मेन फ्रेम का यूज होता था। मेन फ्रेम्स होते क्या थे? एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज बल्क डाटा। सपोज करो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बहुत ज्यादा डाटा है, उस डाटा को होल्ड कौन करता था? मेन फ्रेम कंप्यूटर। बहुत ज्यादा डाटा होने की वजह से, जैसे बैंक्स का देखोगे आप, बहुत ज्यादा डाटा होता है, तो उसको कौन हैंडल करता था? मेन फ्रेम कंप्यूटर। वहां पे क्या पहले बैंकों में कौन से कंप्यूटर लगे होते थे? मेन फ्रेम कंप्यूटर लगे होते थे, क्योंकि ये मल्टी प्रोग्रामिंग, इनका क्या काम था? मल्टी प्रोग्रामिंग, कि एक से ज्यादा प्रोग्राम कर सकते थे ये। इनकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा होती थी, इनके एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते थे इसके ऊपर। एक टाइम पे 100 यूजर से भी ज्यादा काम कर सकते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। मेन फ्रेम कंप्यूटर पे 100 से भी ज्यादा लोग काम कर सकते थे। इतना वर्कलोड ये हैंडल कर सकता था, मैनेज कर सकता था मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब नहीं है ये, आजकल नहीं यूज होते ये, पहले यूज होते थे ये। द स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ द मेन फ्रेम इज एनॉर्मस। बहुत ज्यादा ये डाटा बहुत ज्यादा स्टोर कर सकता था। इसका मेन पर्पस क्या था? मैनेजिंग कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स, सेंसेस एंड अदर हैवी डाटा। ये साइंटिफिक कामों में ज्यादा यूज होता था। डाटा को कस्टमर स्टैटिस्टिक्स, जैसे कस्टमर का रिकॉर्ड है। अब बैंक में आप देखोगे एक कस्टमर तो आता नहीं, वहां तो हजारों कस्टमर्स होते हैं एक बैंक में, तो इतना ज्यादा डाटा होगा, हर कस्टमर का अपना अपना डाटा है। आप देखोगे हर कस्टमर अपना ट्रांसफर कर रहा है, कोई डाल रहा है, कोई पैसे ऐड कर रहा है, कोई निकाल रहा है, कोई डेबिट कर रहा है, कोई क्रेडिट कर रहा है। तो क्या होता है, इतना ज्यादा हैवी डाटा ये सिंगल डिवाइस हैंडल कर सकती थी। इसका मेन काम ही होता था कि क्योंकि ये स्टोर ज्यादा कर सकती थी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा थी, तो इसलिए इसका मेन काम था कि स्टोरेज टू हैंडल द हैवी डाटा। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स देयरफॉर आर मेनली एम्प्लॉयड बाय डिपार्टमेंटल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये हम बता चुकी हूँ मैं कि ये बैंक्स में यूज होता था, साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता था, बड़ी बड़ी कंपनियों में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूज होता था ये। अब नहीं यूज होता ये। सुपर कंप्यूटर जो है आजकल के कंप्यूटर है, ये भी साइंटिफिक लैब्स में यूज होते हैं, बट लेकिन ये आजकल यूज होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स बहुत है जो साइंटिफिक, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि इतनी ज्यादा रिसर्च वर्क हो रही है, हर चीज पे रिसर्च हो रही है, तो वहां पे क्या कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर क्यों? सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े साइज में होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, और बहुत ज्यादा महंगे भी होते हैं। ओके, ये क्या है? इमेंस अमाउंट ऑफ, बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि पहले डाटा तो ज्यादा था, बट लेकिन अब तो डाटा अनकाउंटेबल, क्या आप सोच भी नहीं सकते अब इतना डाटा होता है। उसके लिए अब क्या आ गए हैं? सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सुपर कंप्यूटर क्या कर सकता है? ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में कर सकता है हैंडल। इट हैज थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्ट। इसके अंदर कितने प्रोसेसर्स पाए जाते हैं? थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स, हजारों प्रोसेसर्स पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हो इतने प्रोसेसर्स होंगे। प्रोसेसर का काम क्या होता है? आपकी प्रोसेसिंग, आपकी स्पीड, जैसे आपने कुछ टाइप किया, आपको फटाफट उसका आंसर मिल जाए, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, जितनी प्रोसेसिंग स्पीड होगी उतना ज्यादा वो अच्छे से काम करेगा, फास्ट काम करेगा। तो इसके अंदर इतने ज्यादा प्रोसेसर्स होते, तभी इतना ज्यादा फास्ट काम करता था। So supercomputers are especially used in scientific and engineering applications such as weather forecasting. ये कहाँ यूज होते थे? साइंटिफिक जगह पे और इंजीनियरिंग जगह पे, जहाँ पे वेदर फोरकास्ट, आप वेदर का पता लगा सकते हो,
क्वांटम मैकेनिक्स, आजकल क्वांटम मैकेनिक्स चलती है। क्लाइमेट का पता लगा सकते हो कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। साइंटिफिक रिसर्च, साइमुलेशंस, न्यूक्लियर एनर्जी, कोई न्यूक्लियर एनर्जी पर कोई बहुत सारी रिसर्च चल रही है, तो न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च का काम ये कौन करता है? सुपर कंप्यूटर करता है। एग्जाम्पल क्या है? आईबीएम। आईबीएम की रोड बर्नर इज अ सुपर कंप्यूटर। इंडिया का सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आईबीएम का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आईबीएम रोड बर्नर। और इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है? टिफ्रैक। ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, बट लेकिन पहला कंप्यूटर है इंडिया का, टिफ्रैक। अगर कोई पूछे, क्वेश्चन आए एग्जाम में कि इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है, वो है टिफ्रैक। उसकी फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी। आईसीटी में बहुत ज्यादा फुल फॉर्म्स हैं और कई बार मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक आधा क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड, एब्रीविएशन से रिलेटेड। टिफ्रैक की फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये भी याद करना पड़ेगा। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। परम का मीनिंग क्या है? पैरेलल मशीन। परम की फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल मशीन। ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। और इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। I think I have missed the mini computer. So I will read you. मैं आपको कल पढ़ा दूंगी मिनी कंप्यूटर में। आई थिंक मेरी पीपीटी वो हो गई है लॉस्ट। इसमें माइक्रो कंप्यूटर वैसे बस समझा देती हूँ। माइक्रो कंप्यूटर एक नॉर्मल वही है जो हम पीसी यूज करते हैं घर में नॉर्मल, ठीक है? वही है एक माइक्रो कंप्यूटर, वो एग्जांपल है माइक्रो कंप्यूटर की जो हम नॉर्मली यूज करते हैं घरों में। वो माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब आ गया टाइप डाटा हैंडल के अकॉर्डिंग, जो डाटा को कैसे हैंडल करते हैं उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, डाटा को हैंडल करने की क्षमता के अकॉर्डिंग हम अपने कंप्यूटर्स को डिवाइड कर। पहले हमने साइज के अकॉर्डिंग किया था, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटा साइज किसका है? माइक्रो कंप्यूटर का। फिर आता है मिनी का, फिर मेन फ्रेम का, फिर सुपर कंप्यूटर का। सबसे बड़ा साइज किसका है? सुपर कंप्यूटर का। अब आप क्या डाटा कैसे हैंडल होता है उसकी योग्यता के अनुसार हम कंप्यूटर की टाइप्स को पढ़ेंगे। पहला आ गया एनालॉग कंप्यूटर, फिर आ गया डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आ गया हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर है जिसमें डाटा क्या होता है? एनालॉग फॉर्म में। आपने देखा होगा जैसे ईसीजी देखी होगी ना, लाइक लाइंस, एक वेव्स ही बनी होती हैं। पहले जो ईसीजी आती थी ना, वो इसमें वेव्स, लंबी लंबी लाइंस बनी होती है, अभी भी वैसे आती है, पुरानी है, चल रही है। वो क्या है? एनालॉग फॉर्म में है, जिसमें कंटिन्यू, आप देखो कंटिन्यूटी होती है, पूरी लाइन कभी बढ़ रही है कभी छोटी हो रही है। देखिए आपने ईसीजी किसी की? हेलो? नो मैम। किसी की ईसीजी वगैरह जब हार्ट बीट चेक करते हैं ना, तो एक वेव्स होती है, लाइंस होते हैं। आप लाइक वेट, एक मिनट बताती हूँ आप। ऊपर नीचे चलती रहती है वो। यस यस यस, ऐसे करके लाइंस होती हैं। ये देखी होंगी कहीं हॉस्पिटल्स वगैरह में, ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी ये, जब रिपोर्ट देखो पेशेंट। फिल्मों में मैम दिखाते हैं। हाँ, तो ये क्या एनालॉग फॉर्म है। डिजिटल फॉर्म होता है ये ऐसे, सॉरी, ये ऐसे, ये वाला, ये सिग्नल्स होते हैं डिजिटल, तो ये होते हैं एनालॉग। तो पहले कौन से कंप्यूटर होते थे? एनालॉग होते थे। ओके, इसमें डाटा जो होता है कंटिन्यू वेरी करता जाता है, कंटिन्यू वेरी होता है, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, ऐसे होता था। ओके, लाइक वोल्टेज, आपने देखा होगा घरों में वोल्टेज मीटर्स भी लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है,
तो आपने देखो जब आप किसी का टेम्परेचर चेक करते हो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा, आपको कभी थोड़ा सा 1-2 डिग्री डिग्री नहीं 1-2 पॉइंट्स बढ़ जाता है, कम हो जाता है, वो एक्यूरेट नहीं है। पहले जो थर्मामीटर आते थे वो देखा होगा आपने, वहां पे टेम्परेचर आपको एक्यूरेट नहीं मिलता, वो क्या है, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसमें। जब आप उसको ये वाले कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं, साइंटिफिक, पहले ये वाले कंप्यूटर कहाँ यूज होते थे, साइंटिफिक रिसर्च में यूज होते थे ये वाले कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स। वोल्टेज मीटर में यूज होते थे, स्पीडोमीटर आप आपने देखा होगा, स्पीडोमीटर अब अपनी बाइक्स में या गाड़ियों में स्पीड्स जो चेक करते घटाते बढ़ाते रहे, वो वाले क्या है, वो सब क्या है, एनालॉग। पहले जो होते थे ना वो मीटर रीडिंग लगी होती थी, वो नीडल सी बनी होती थी, नीडल कभी बढ़ गई आपकी 20 की स्पीड हो गई, 25 की होगी। अब तो देखा होगा अब एक डिजिटल आता है, अब आपको लिखा हुआ आता है। आजकल के जो आपने देखे हैं गाड़ियां भी देखी होंगी, वो बाइक्स भी आजकल की आती हैं जो, वो आगे डिजिटल एक स्क्रीन सी बनी होती है, आजकल स्क्रीन बनी होगी, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा इसकी स्पीड इतनी है, ये है, वो सब कुछ लिखा हुआ। पहले एक नीडल सी बनी होती, नीडल ही घूमती रहती थी ऊपर नीचे। अभी अगर आपके उसमें पेट्रोल नहीं है तो वो दिखा देगा, नीडल ऊपर नीचे नहीं हो जाएगी, देखा आपने कभी? हेलो, यस मैम, देखा है। यस। वो क्या है, जो पहले होती थी, जो स्कूटर्स बाइक्स आती थी, वो नीडल था, वो एनालॉग थी, ठीक है। और अब क्या है, अब डिजिटल आ रहे हैं। मर्क्यूरी थर्मामीटर, जो मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर है वो भी क्या है, एनालॉग फॉर्म में है। ओके, दीज आर द, ये कौन सी एग्जांपल्स हैं, एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। अब डिजिटल क्या है, डिजिटल कंप्यूटर इज लॉजिकल ऑपरेशन। आप बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो डिजिटल में। ओके, सच कंप्यूटर्स आर प्रोफिशिएंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये आपसे रॉ डाटा लेता है। आपको ये भी पता होगा, शायद सभी को मोस्टली पता होता है कि जो कंप्यूटर है कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, 0-1 बाइनरी फॉर्म में, आगे पढ़ेंगे हम में। यस, 0-1 की भाषा समझता है हमारा कंप्यूटर, इसको 0-1 की भाषा ही समझ आती है, जो मर्जी लिख दो, इसने अपनी लैंग्वेज में समझना, उसको कन्वर्ट करना अपने हिसाब से, फिर आपको बताएगा आपके हिसाब से। तो ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता था, आपने कुछ भी डाटा दिया, कुछ भी, तो इसको रॉ फॉर्म में इसने पहले उसको कन्वर्ट करना है 0-1 में, फिर उसको पहले अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा, फिर इसको कन्वर्ट करेगा 0-1 में, फिर आप अपने हिसाब से करेगा सेटिंग जो भी आपको चाहिए, फिर उसके बाद आपको शो कर देगा आपके हिसाब से। ये सब क्या होता है, ये सब किसमें होता है, डिजिटल कंप्यूटर्स में होता है। जहां पे आपने कोई भी कैलकुलेशंस करनी हो, सारे कैलकुलेशंस किसमें होती है, डिजिटल कंप्यूटर्स में होती हैं। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स, कैलकुलेटर्स, टैबलेट्स, डिजिटल वॉचेस जो आ रही हैं आजकल, मशीन्स भी जो आ रही हैं वो भी देखा होगा स्क्रीन होती हैं उसमें, डिजिटल क्लॉक्स आ रही हैं, ये सारी क्या है, सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। इसमें सब क्या लगा हुआ है, डिजिटल लगा हुआ है, सब कुछ डिजिटली वर्क हो रहा है। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर है, अब देखो ये वाली वेव्स, ये वाली वेव्स कह रही थी मैं, ये वाली क्या है, एनालॉग फॉर्म में। सो आजकल हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या है कि जिसमें दोनों एनालॉग भी हो और डिजिटल भी हो, वो क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। सबसे अच्छी एग्जांपल हाइब्रिड कंप्यूटर की कौन सी है, पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे चले जाओ, एक साइड पे आपको पेट्रोल का पैसे बता रहे होंगे, इतने पैसे हो गए, एक साइड पे आपको दिख रहा होगा कि इतना पेट्रोल डल गया, क्वांटिटी भी आ गई, आपका प्राइस भी आ जाता है, दोनों चीजें सामने शो हो जाती है। वो कौन सा कंप्यूटर है, उसमें क्या लगा हुआ है, कौन सी डिवाइस है, एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये लास्ट टॉपिक है, आप जनरेशन के बाद खत्म करेंगे हम, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी प्लीज, इसमें थोड़ा सा, इसमें सिर्फ आपको बेसिक समझने की जरूरत है, कुछ ज्यादा उसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, इसके बारे में हमें पता, ये मेन फ्रेम क्या होता है, मैंने जैसे ऊपर ऊपर से बताया 100 यूजर्स होते हैं इसमें काम करते हैं, कहाँ यूज होता है मेन फ्रेम का, कंप्यूटर का, ये चीजें आपको कि इसकी फर्क क्या है, मेन फ्रेम है स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, और सुपर कंप्यूटर में क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी तो होती है लेकिन इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है इनमें, बट लेकिन इसमें जनरेशन में आपको काफी कुछ समझने की और याद करने की जरूरत है, ठीक है।
क्योंकि इनमें मोस्टली कभी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, कभी किसी टाइम पे आ जाते हैं, कभी किसी टाइम पे, मे बी आपके टाइम पे आ जाए। सो आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। 5 जनरेशन बताई गई हैं कंप्यूटर्स की। पहली जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कौन सी है? पहली जनरेशन कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब्स। और सन कौन सा था? 1940 से लेके 1940 से लेके 1956 तक। ये क्या है? पहली जनरेशन का टाइम पीरियड। इससे आसपास हो सकता है, कई बार हो सकता है थोड़ा सा 1-2 साल बढ़ के या कम होके आ जाए, तो ऑलमोस्ट इसके आसपास ही रहेगा आपको। ठीक है, ये याद रखना है कि इसके आसपास जो है वो है। और कौन सी जनरेशन थी? वैक्यूम ट्यूब्स की। पहली जनरेशन थी वैक्यूम ट्यूब की। वैक्यूम ट्यूब मतलब लाइक आपने देखा होगा पहले बल्ब आते थे, येलो कलर की लाइट निकलती थी उसमें से, देखिए कांच के बल्ब आते थे, देखिए Yes, किसी ने? ma'am. यस, वैसे वाले बल्ब की कह सकते हो, ऐसी शेप होती है वैक्यूम ट्यूब्स की, कांच की तरह होते थे। ठीक है, वैसी टेक्नोलॉजी, जैसे टीवीज आते थे ना पहले, वैसी वाली डिवाइस वैक्यूम ट्यूब। ऐसी एक एग्जांपल बता रही हूँ कि वैसी वाली जो वैक्यूम ट्यूब्स है ना, वैसी होती थी। which was called vacuum tubes, fragile glass device। एक सेकेंड। ओके, सॉरी। यस, फ्रेजाइल वैसी डिवाइस यूज होती थी ना। पुराने टीवी होते, बड़े बड़े ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज आते थे ना, बड़ा साइज होता था उनका, वहां पे कौन सी डिवाइस यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। वो एक एग्जांपल है समझने के लिए कि फर्स्ट जनरेशन की। तो वो बहुत वैक्यूम ट्यूब, जहां पे वैक्यूम ट्यूब्स लगी होगी वहां पे समझो उसका साइज क्या है, बड़ा है, और बहुत बड़ा साइज में पाए जाते हैं। वो कंप्यूटर्स को होते हैं बहुत बड़े साइज के होते हैं। आपने देखा होगा मोटे मोटे कंप्यूटर्स भी होते थे बहुत बड़े साइज के, वो वहां पे कौन सी यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी उसमें। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग यूज होती थी? आपको ये भी समझ, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब कि जिसमें जो कंप्यूटर ही समझ सकता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब कि जो कंप्यूटर समझ सके, आपकी भाषा। ह्यूमन उस लैंग्वेज को नहीं समझता, हम लोग नहीं समझते। लो लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब है जो कंप्यूटर की भाषा है, उसको बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता था उस जनरेशन में? जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। आजकल के जो कंप्यूटर्स है उसमें सब में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपका लैपटॉप ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन वहां तब क्या था? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर यूज फॉर कैलकुलेशन। पहली जनरेशन के कंप्यूटर किस लिए यूज किए जाते थे? कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते थे, स्टोरेज के लिए यूज किए जाते थे। आपका डाटा जो है कैलकुलेट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए। सपोज करो उसमें स्क्रीन नहीं होती थी, जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, उसमें आपको स्क्रीन नजर नहीं आती थी, आउटपुट नहीं होती थी उसकी। आउटपुट कैसी होती थी? पंच कार्ड होते थे। पंच कार्ड मैं आपको समझाऊंगी। पंच कार्ड होते थे, पंच कार्ड से ही आप अपना डाटा इनपुट करते थे, और पंच कार्ड से ही आपको आउटपुट मिलती थी। आउटपुट कितनी देर में मिलती थी? 1 दिन के बाद। 1 दिन के बाद आपको आउटपुट मिलती थी। छोटे से अमाउंट आपने कैलकुलेशन करनी है, वो भी जो लोग समझते थे, जो लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग समझते थे ना, वही लोग उस कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। आजकल तो हर कोई छोटा बड़ा बच्चा भी होगा, वो भी कंप्यूटर पे लैपटॉप पे थोड़ा बहुत तो काम कर ही लेता है। बट लेकिन पहले क्या होता था, जो जिसको वो कंप्यूटर चलाना आता है वो ही उस कंप्यूटर पे काम कर सकता है। और इतने बड़े होते थे, इतने बड़े होते थे कि उनको पूरा पूरा एक रूम, एक कंप्यूटर एक पूरे रूम में आता था। और उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी, बहुत ज्यादा एसी लगते थे, ताकि वो जल्दी गर्म हो जाते थे।
उनको कूल डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा एसी लगे जाते थे, इतने बड़े भी होते थे, लार्ज अमाउंट में होते थे और पूरा पूरा कमरा कवर कर लेते थे। तो एग्जाम्पल कौन सी है फर्स्ट जनरेशन की? IBM 650, आपको एग्जाम्पल्स भी याद करनी पड़ेगी। IBM 650, 701, ENIAC, UNIVAC, इनके फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगी, ये फुल फॉर्म्स भी आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद आ गया इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है पहली जनरेशन। ये देखो, ये है, ऐसे दिखते थे वैक्यूम ट्यूब्स, ऐसी होती थी, ये लगी होती थी पूरे कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब। ये कौन सी भाषा समझते थे पहली जनरेशन के कंप्यूटर? मशीन लैंग्वेज। इसमें मेमोरी कहां स्टोर होती थी? किसमें? मैग्नेटिक टेप में, मैग्नेटिक ड्रम में। इनपुट कहां से इनपुट देते थे? पंच कार्ड। पेपर टेप मत याद रखना, पंच कार्ड यूज जरूर याद रखना, पंच कार्ड। जब इनपुट भी आपको पंच कार्ड से मिलती थी, आउटपुट भी आपको पंच कार्ड से मिलती थी, और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती थी और ये बहुत ज्यादा बड़े होते थे। नेक्स्ट इज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में आ गया आप ट्रांजिस्टर, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी, पहले थे वैक्यूम ट्यूब, अब आ गए ट्रांजिस्टर्स आ गए। ये छोटे छोटे जो है ना, ये ब्लैक कलर आपको पिक्चर में नजर आ रहे होंगे, ये वाले, ये थोड़े से साइज में कम होते थे एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स के। ओके, ट्रांजिस्टर्स आपने देखा होगा आजकल जो है, जो प्रोसेसर्स हैं, ये बने तो ये ट्रांजिस्टर से मिलके ही हुए हैं। बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर यूज होके एक प्रोसेसर बनता है, पर लेकिन ट्रांजिस्टर का साइज बहुत छोटा हो गया हुआ है। ये इसका मटेरियल कौन सा होता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते थे। जो ट्रांजिस्टर्स होते थे वो किसके बने होते थे? सेमीकंडक्टर मटेरियल के। पहले वैक्यूम ट्यूब्स के से कांच के बने होते, फ्रेजाइल ग्लास के, ये है सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब आगे सब में सेमीकंडक्टर ही आएगा, सभी जनरेशन में सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर आ गया तो सब में सेमीकंडक्टर आएगा। इनकी परफॉर्म पावरफुली एंड विद ड्यू स्पीड, थोड़ी सी स्पीड कह सकते हो वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन में, थोड़ी सी ज्यादा कह सकते हो, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होती थी, थोड़े थोड़े ज्यादा पावरफुल होते थे। इनका प्राइस भी थोड़ा कम हो गया, थोड़ी गर्मी, इनको थोड़े एसी कम हो गए। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें क्या क्या यूज होता था? इसमें सीपीयू भी लगा होता था। इसमें ये कौन सी भाषा समझते थे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें इनपुट और आउटपुट यूनिट्स भी लगे होते थे। इसमें अब डिस्प्ले भी होती थी आपको, पहले तो स्क्रीन ही नहीं होती थी, पहले में तो आप आउटपुट जो आपको स्क्रीन पे नहीं मिलती थी, अब आपको मिलती है। अब ये कौन सी, पहले था लो लेवल लैंग्वेज समझते थे, मशीन लैंग्वेज आती थी भाषा समझ पहली जनरेशन को। अब क्या कौन सी भाषा समझ आती है? असेंबली और मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है? आस्काई, जो मशीन लैंग्वेज को समझने में कह सकते हो हेल्प करती। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामर्स के लिए इजीली होता है थोड़ा समझना। अब तो हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, पहले मशीन लैंग्वेज को समझना असेंबली से ज्यादा इजी होता था असेंबली लैंग्वेज को समझना, क्योंकि ये थोड़ी सी अब लोगों के समझ में आनी शुरू हो गई थी, प्रोग्रामर को इजीली थोड़ी समझ आ जाती थी। इसमें क्या यूज होता था? ट्रांजिस्टर्स। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? उसमें लो लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, ओनली मशीन लैंग्वेज। इसमें मशीन लैंग्वेज भी यूज होती थी और असेंबली लैंग्वेज। उसमें मेमोरी कहाँ स्टोर होती थी? मेमोरी स्टोर कहाँ पे होती थी? मैग्नेटिक टेप। इसमें मैग्नेटिक कोर भी आ गई। इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी आ गई? पंच कार्ड, इसमें भी पंच कार्ड आ गए और मैग्नेटिक टेप आ गई। अब इनका साइज थोड़ा कम हो गया, इनकी पावर कंजप्शन थोड़ी कम हो गई, ये कम हीट जनरेट करते थे। अब आ गई थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ प्रॉपर एक काम। थर्ड जनरेशन से इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी यूज होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे। अब क्या हो गया? जो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स है ना, वो ये छोटे से आईसीटी के ऊपर फिट हो गए, आईसी के ऊपर। इसमें भी ये भी ट्रांजिस्टर से मिलके बना हुआ है, आईसी भी जो है वो ट्रांजिस्टर से मिलके बना हुआ है, पर लेकिन एक आईसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। एक आईसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर लगे हैं, जिससे क्या होगा? स्पीड भी बढ़ गई। ओके, और मटेरियल कौन सा यूज होता था? सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन चिप्स।
A single IC has many transistors built on one thin slice of silicon. एक चिप के ऊपर, एक सर्किट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं. ये वाले आईसी किस पे यूज होते थे? मिनी कंप्यूटर्स पे. इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? हाई लेवल लैंग्वेज. अब आ गई हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज जो है ह्यूमन समझ सकता है, हम लोग समझ सकते हैं. अब इसमें वो लैंग्वेज आ गई. मेमोरी. मेमोरी कौन सी है? मैग्नेटिक टेप. सेम. अब थोड़ा साइज बड़ा हो गया मेमोरी का. पहले साइज थोड़ा छोटा था, अब साइज थोड़ा बड़ा हो गया. और इसमें क्या है? अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी यूज होती थी? मैग्नेटिक टेप भी यूज होती थी, मॉनिटर भी यूज होता था, कीबोर्ड भी यूज होता था, प्रिंटर. अब सब कुछ आ गया इसमें. अब इस डिवाइस में एक प्रॉपर कह सकते हो एक छोटा कंप्यूटर आ गया. प्रॉपर एक कंप्यूटर आ गया जिसमें आपको आउटपुट भी मिल रहा है, कीबोर्ड भी मिल रहा है, प्रिंटर भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है. 4th जनरेशन में आ गया. आपको इसको की पॉइंट्स याद करने हैं, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा याद करना नहीं है. की पॉइंट्स: इंटीग्रेटेड सर्किट, हाई लेवल लैंग्वेज, मेमोरी और इनपुट. ये सब फीचर्स, बस दैट्स इट. 4th जनरेशन. और इसका टाइम पीरियड. 4th जनरेशन कौन सी है? माइक्रो प्रोसेसर्स. अब क्या हो गया? अब इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसी हमने 3rd जनरेशन में पढ़ा ना, अभी आईसी एक प्रोसेसर के ऊपर बहुत ज्यादा आईसी लगे हुए हैं. एक आईसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे, अब एक प्रोसेसर के ऊपर बहुत ज्यादा आईसी लगे हुए हैं. ओके. अब देख सकते हो कितनी बड़ी, कैसी टेक्नोलॉजी आ गई. छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से आईसी बनता है और छोटे छोटे आईसी से प्रोसेसर्स बनते हैं. एक चिप के ऊपर छोटा सा एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, आपने देखा होगा कभी. एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर जो आपके लैपटॉप पीसीस में लगा हुआ है, उसके ऊपर कितने ज्यादा आईसीज लगे हुए हैं. जिसके कारण क्या हो गया? आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो गई. प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर का काम करने का तरीका, वो फास्ट हो गया. वो जल्दी चीजों को, आप जैसे डाटा दे रहे हो आपको वैसे ही डाटा रिसीव हो रहा है. जैसे आप इनपुट दी, आउटपुट वैसे ही आपने गेट कर ली, ले ली. ये कंप्यूटर क्या है? छोटे हैं साइज से. अब इनका साइज भी छोटा हो गया, ऑब्वियसली है. जहां आईसी लगा था अब वहां पे प्रोसेसर लग गया, छोटा प्रोसेसर. उससे इसकी स्पीड तो बढ़ ही गई, कैपेसिटी, स्टोरेज की कैपेसिटी भी बढ़ गई, और क्या हो गया? साइज भी छोटा हो गया. मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड, वर्चुअल मेमोरी, ये सारा क्या है? ये टेक्नोलॉजी यूज होने शुरू हुई इस कंप्यूटर में. इसको कौन सी जनरेशन कहते हैं? वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये वर्ड यूज करना है 4th जनरेशन के लिए. वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर. थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं इस एक चिप पे ऊपर, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स. सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसमें अब रैम रोम यूज हो रही है. रैंडम एक्सेस पढ़ेंगे हम आगे चल के. रैंडम एक्सेस, ये है माइक्रो प्रोसेसर. इसके ऊपर बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं. अब सारे जो भी हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज करते हैं ना, वो सब इससे कनेक्ट हो सकते हैं इस कंप्यूटर में. जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं ना कंप्यूटर्स घरों में, वो सब ये क्या है? 4th जनरेशन कंप्यूटर है. नेक्स्ट आ गया 5th जनरेशन कंप्यूटर. 5th जनरेशन कंप्यूटर कौन सी जनरेशन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा होगा आपने. एग्जाम्पल बता देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. जैसे आप वो यूज करते हो एलेक्सा एंड सिरी, वर्चुअल असिस्टेंट यूज करते हैं ना. अलेक्सा, सिरी, अलेक्सा को कमांड दी, अलेक्सा ये कर दे, अलेक्सा ये कर दे. आजकल तो स्विचेस भी आ गए वैसे, बस उसको बोल के बताओ तो आपका फैन ऑन हो जाएगा, आपका फैन ऑफ हो जाएगा. ये सब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया अब आपकी हर चीजों में. मेडिसिन में भी आपकी वॉइस, आपकी आवाज को पहचान लेता है. आप बोलोगे आपका लैपटॉप डिवाइस काम करेगा. अगर आपकी आवाज नहीं पहचानोगे तो आपका डिवाइस आपका काम नहीं करेगा. यस. ये सब क्या है? कौन सी आगे जनरेशन? आर्टिफिशियल एआई जनरेशन आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसमें क्या है? यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. पहले था वीएलएसआई, अब था यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. अब इसकी स्पीड तो आप सोच ही सकते हो कितनी ज्यादा फास्ट होगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूएलएसआई यूज होता है. कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता है? यूएलएसआई.
मिलियंस ऑफ, पहले थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स है ना VLSI में, इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं एक सिंगल चिप के ऊपर, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पहले तो हर कंप्यूटर में एक एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता था, अब एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर भी लगे हैं, जिससे क्या हो स्पीड आप अपनी बढ़ा सकते हो, अपने कंप्यूटर की अपने लैपटॉप की स्पीड बढ़ा सकते हो एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर ऐड करके। ये कौन सी लैंग्वेज है? अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज। अब जैसे अलेक्सा को कमांड दे रहे हो, आप अपनी लैंग्वेज में दे रहे हो ना, आपको अपनी लैंग्वेज बोला, उसको समझ में आ गया, एक बार आपने इसको सेव करना है, उसके बाद जो भी बोलोगे वो आपकी आवाज को पहचानेगी, अलेक्सा और सीरी उस हिसाब से काम करेगी वो। इसका साइज भी क्या हो गया? छोटा हो गया। ये आप कहीं भी पोर्टेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हो। ट्रैक पैड, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच, लाइट स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सारी क्या डिवाइसेस इससे कनेक्ट हो सकती हैं। ओके, ये एक छोटा सा शीट बनी हुई है जिसके ऊपर सारा एक डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखे हुए हैं, और इसके जो जनरेशन कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, और एयर्स भी, ये सब एक ही शीट में आपको मिल जाएगा। ओके, ये एब्रीविएशन है जनरेशन से रिलेटेड। जनरेशन, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अब तक जो हमने पढ़ा है ना, जितना भी डाटा, उससे रिलेटेड एब्रीविएशन है ये। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, एनिएक की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवैक की, एडवैक, सीडीसी, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी फुल फॉर्म्स हैं, ये आपको लर्न करनी है। ओके, समझ में आया? ये जो हमने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी थी ना, फोर्ट्रन, कोबोल, पास्कल, ये सारी क्या है? असेंबली लैंग्वेज है। कल हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं।